हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने कंबशंस पढ़ा था, दहन पढ़ा था और ऑक्सीडेशन पढ़ा था, ऑक्सीकरण पढ़ा था। दहन में हम लोगों ने कहा था कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ऊष्मा निकलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो कार्बन अपने सभी अपरूपों में, दहन की परिभाषा यही पढ़ी गई थी, कार्बन अपने सभी अपरूपों में जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे दहन कहा जाता है, कंबशन कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जितने भी हमारे पास ईंधन होते हैं, प्राकृतिक ईंधन जितने भी हैं, चाहे वो गैस हो, ईंधन गैस हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोलियम हो या हमारे पास ईंधन गैस हैं, तो वो सब हाइड्रोकार्बन होती हैं। हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी रहती है तो नमी भी उत्पन्न होती है, मतलब वाटर भी उपस्थित होता है नमी के रूप में। तो हाइड्रोकार्बन में कभी कभी क्या होता है कि जैसे ईंधन गैस में हम कोई बर्तन रखते हैं और बर्तन की पेदी पे कालिख लग जाती है, तो बर्तन की पेदी पे कालिख लग जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि जब आप खाना बनाते समय कभी कभी बर्तन की पेदी पर कालिख लग जाती है, क्यों? तो आप कहेंगे कि कालिख लगने का मतलब कार्बन पूरी तरह से जला नहीं। कालिख जब लगी तो इसका मतलब जो ईंधन है आपका हाइड्रोकार्बन, वह ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है। अब ईंधन पूरी तरह से जलेगा तब नहीं जब पूरी ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाएगी, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा आपके पास नहीं रहेगी। तो अगर बर्नर के छिद्र कोई बंद हो जाते हैं, ऑक्सीजन आपको मिल नहीं पाती है, ऑक्सीजन जब मिल नहीं पाएगी तो कार्बन पूरा बर्न नहीं होगा, कुछ कार्बन बच जाएगा और जो कार्बन बच जाएगा, जलने से जो कार्बन बच जाएगा वो बर्तन की पेदी पे कालिख के रूप में उपस्थित हो जाएगा। अगली बात हम लोगों ने सीखा था कि हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की थी, तो सैचुरेटेड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात जब भी हो तो हम लोग के दिमाग में तुरंत आना चाहिए एल्केन की बात। तो जहां भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा किसी भी हाइड्रोकार्बन में तो वो सैचुरेटेड होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात जब भी आएगी तो हमारे दिमाग में जो आएगा कार्बनिक यौगिक वो आएगा एल्केन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे। ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हम लोगों ने की थी, इनके टेस्ट की भी बात की गई थी। तो हम लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास वेयर अपकर्मक हो, वेयर अपकर्मक क्या होता है? वेयर अपकर्मक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है। वेयर अपकर्मक में 1% एल्कलाइन क्षारीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट उपस्थित होता है। अगर किसी विलयन में 1% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है तो उसे बेयर अपकर्मक कहते हैं। अब बेयर अपकर्मक का जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ बेयर अपकर्मक मिलाया जाए और बेयर अपकर्मक जब मिलाया जाता है हाइड्रोकार्बन के साथ तो वह अपने पिंक कलर को रिड्यूस कर दे, पिंक कलर उसका खत्म हो जाए, तो इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन लिया गया जिसमें बेयर अपकर्मक मिलाया गया वह हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर हाइड्रोकार्बन के साथ बेयर अपकर्मक आपने मिलाया और बेयर अपकर्मक ने अपना कलर चेंज नहीं किया, वो पिंक का पिंक ही रह गया, गुलाबी का गुलाबी ही रह गया, तो आप कहेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात हम लोगों ने कहा था ब्रोमीन वाटर का। ब्रोमीन वाटर का भी इसी तरह का टेस्ट होता है। ब्रोमीन वाटर का कलर रेड होता है। अगर रेड कलर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ छोड़ देता है ब्रोमीन वाटर, इसका मतलब जो हाइड्रोकार्बन के साथ आपने ब्रोमीन वाटर को संयुक्त किया है वह हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर ब्रोमीन वाटर अपने रेड कलर को छोड़ता नहीं, उसका रेड कलर रेड ही रह जाता है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोकार्बन जो यूज किया गया वह हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आगे हम लोगों ने बात की थी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने बात किया था कि
एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम एक क्रम से चलते हैं तो हम लोग देखते हैं या तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है या ऑक्सीजन ऐड हो रही है। अगर हम क्रम से चलते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम चलते हैं एक क्रम से तो हम लोग ये देखते हैं कि या तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है, या तो हाइड्रोजन वहां से हट रही है, या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या ऑक्सीजन जुड़ रही है, या हाइड्रोजन रिप्लेस हो रही है। तो दोनों ही पोजीशन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर हम एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से क्रम से चलते हैं तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा। उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब हम लोग आज बात करेंगे एडिशन की। एडिशन की बात करने से पहले दो तीन बातें और कर लेते हैं। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो आप जान ही गए हो। असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ध्यान से समझिएगा, रिएक्शन में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो जो हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते थे, सैचुरेटेड संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब बात करते हैं तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब भी बात हम लोग करेंगे तो मतलब सिंगल बॉन्ड होगा। जो कार्बन कार्बन के मध्य हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, चाहे जितनी लंबी चेन आप बना दीजिए। अब इसमें हाइड्रोजन की फीलिंग तो आप जानते ही हो, आपको बताया गया है कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और चारों वैलेंसी 4 बॉन्ड से फिलअप होती है। तो अब कार्बन का एक बॉन्ड है, एक वैलेंसी फिल है, बाकी 3 वैलेंसी को 3 हाइड्रोजन से आप पूरा करेंगे। यहां कार्बन की 2 वैलेंसी, 2 बॉन्ड है कार्बन में, बाकी 2 बॉन्ड जो है आप हाइड्रोजन से पूरा करेंगे, 2 वैलेंसी इसकी। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फिलअप है तो 2 वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी फिलअप है तो 2 वैलेंसी आप हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। इस कार्बन में केवल एक बॉन्ड है तो 1 वैलेंसी इसकी संतुष्ट है, बाकी 3 वैलेंसी आप 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे। तो इस तरह से ये हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होगा। तो इस हाइड्रोकार्बन में आप देखें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब आप समझो कि संतुष्ट हाइड्रोकार्बन है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एडिशन रिएक्शंस जनरली नहीं देते। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी 4 वैलेंसी जो होती हैं, चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती हैं। जब चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होते हैं तो ये संतृप्त हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, तो इनमें अक्रियता आ जाती है, ये रिएक्टिव कम होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि वो संतृप्त बनना चाहता है, और ये क्योंकि संतृप्त हो चुके होते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो एक चीज ये जाने कि जनरली इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है, रिएक्टिविटी कम होती है। और दूसरा ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, जनरली ये एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है। और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो देखिए ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन लिया, ये 4 कार्बन की चेन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये जो हाइड्रोकार्बन होगा ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। अब यहां हाइड्रोजन अगर हम कंप्लीट करें तो यहां देखिए इस कार्बन का में 1 बॉन्ड है तो 1 वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी में 3 वैलेंसी फ्री है, तो 3 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन से जुड़ेंगी। यहाँ कार्बन में 3 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड बचा है जिसे हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे। इस कार्बन में भी 3 बॉन्ड है, 2 इधर 1 इधर, 1 हाइड्रोजन से इसके 1 बॉन्ड को कंप्लीट करोगे। इस कार्बन में केवल 1 बॉन्ड जुड़ा है, बाकी 3 वैलेंसी को आप 3 हाइड्रोजन से कंप्लीट करोगे। तो यहां देखो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
अब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये सेचुरेशन की पोजीशन में आने के लिए बड़े व्याकुल होते हैं, ये सेचुरेटेड बनना चाहते हैं। होता क्या है कि ये 4 वैलेंसी अपने कंप्लीट तो सिंगल बॉन्ड से करना चाहते हैं, लेकिन यहां लैक ऑफ हाइड्रोजन हो जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। जब हाइड्रोजन की कमी हो जाती है तो ये अपने, क्योंकि सारे बॉन्ड इन्हें कंप्लीट करना होता है, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा ये संतृप्त बनना चाहेगा। इसकी कंडीशन क्या होगी कि ये संतुष्ट होना चाहेगा, संतृप्त बनना चाहेगा। संतृप्त बनने के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन को ऐड करना चाहेगा। जहां भी इसको एक्सेस हाइड्रोजन मिलेंगी ये तुरंत अपनी अनसैचुरेटेड पोजीशन को त्यागेगा, मतलब ये डबल बॉन्ड वाली पोजीशन को खत्म करेगा और सिंगल बॉन्ड की पोजीशन में आ जाएगा। तो ये एडिशन करना चाहता है, हमेशा ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का एडिशन करना चाहता है, सॉरी हमेशा ये हाइड्रोजन को जोड़ना चाहता है, अनसैचुरेटेड पोजीशन में आना चाहता है। तो ये जो होता है ये योगात्मक अपक्रिया या संकलन अपक्रिया एडिशन रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन देता है। ये जनरली एडिशन रिएक्शन देता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, अनसैचुरेटेड पोजीशन से सैचुरेटेड पोजीशन में आना चाहता है। अब ये क्रियाशील भी होता है क्योंकि ये हमेशा सैचुरेटेड पोजीशन में आने के लिए व्याकुल रहता है, तो इसकी क्रियाशीलता संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज्यादा होती है, तो ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये चीज आप समझ गए कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यही जनरली एडिशन रिएक्शन देता है। हमको एडिशन रिएक्शन पढ़नी है, संकलन अपक्रिया पढ़नी है, तो अगर हमें कहीं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिख रहा है तो वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ही एडिशन रिएक्शन देता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जनरली एडिशन रिएक्शंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम होती है और इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ये संतुष्ट हो चुके होते हैं और इन्हें संतुष्ट होना होता है। ठीक है, एक चीज और यहां पर देखें, अगर आपको ये कहें कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में की थी जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, जितने भी सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपसे कहा जाए कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप बता दीजिए, ठीक है, तो ये बोर्ड वाले एग्जाम वाले बच्चे भाई इस पर नहीं ध्यान देंगे। अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड को बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो 10th लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी होता है। तो अगर आपसे यही सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की बात कर दें तो जितने सिंगल बॉन्ड है सबको सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा 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 बॉन्ड, ये भी 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 सिग्मा बॉन्ड। तो जितने सिंगल बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 16 सिग्मा बॉन्ड हो गए। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात आएगी, अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, पहले बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बनेगा। तो जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा और दूसरा पाई बनेगा। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड जो बना होगा वो सिग्मा बनेगा, बाकी दोनों बॉन्ड जो बने होंगे वो पाई बनेंगे। और सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है और पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो ये भी एक कारण होता है, यहां सारे सिग्मा बॉन्ड है इसलिए ये ज्यादा अच्छे से अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से और ये ज्यादा स्थायी होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। यहां पाई बॉन्ड भी है तो पाई बॉन्ड में अटैचमेंट कमजोर होता है। तो अगर इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कहे तो पहले देखें 1 2 3 4 5, और ये दो बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा बाकी सब पाई होगा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो ये वाला हाइड्रोकार्बन है इसमें 11 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, ये होगा ना। चले अब लोग आगे देखते हैं, एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने ये सीख लिया कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन या संकलन अभिक्रिया देगा। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में जो आपको कहा जाता है वो कहा जाता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ऐड करके और यहां पर आपके कैटालिस्ट होते हैं निकेल, प्लैटिनम और प्लैटिनम। ये तीनों में से कोई एक कैटालिस्ट की उपस्थिति में हाइड्रोजन को ऐड करता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को ऐड करके निकेल, प्लैटिनम या प्लैटिनम कैटालिस्ट की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है। इस रिएक्शन को कहा जाता है संकलन अभिक्रिया। इसी रिएक्शन को आप संकलन अभिक्रिया कहेंगे या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या हो गई कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल, प्लैटिनम या प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को ऐड करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब संकलन अभिक्रिया में दो बातें हैं, हाइड्रोजन ऐड हो रही है। हाइड्रोजन ऐड क्यों होगी ये आप जान गए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की कंडीशन क्या होती है, रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। क्रिया किसके लिए क्रियाशील होता है, संतृप्त बनने के लिए। क्या करेगा, अपना अनसैचुरेशन छोड़ेगा, सैचुरेशन में चेंज हो जाएगा, आपकी अपनी असंतृप्तता को त्याग कर संतृप्त बन जाएगा। अब किसकी उपस्थिति में, निकेल, प्लैटिनम और प्लैटिनम, ये उत्प्रेरक हैं, ये उत्प्रेरक हैं। तो निकेल, प्लैटिनम या प्लैटिनम ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, कैटालिस्ट होते हैं। और कैटालिस्ट वे पदार्थ होते हैं, कैटालिस्ट वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, उनकी गति को प्रभावित करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया या तो तेजी से होने लगेगी या उसकी गति धीमे हो जाएगी। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं, बढ़ा या घटा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाएंगे, इनके जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको चेंज करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया या तो रैपिड होने लगेगी या स्लो होने लगेगी, या तो तेजी से होने लगेगी या धीमे से होने लगेगी, उसकी गति चेंज होती है। रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तित नहीं होती है, जो बनना है वही बनेगा और जैसे बनना है वैसे ही बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। अब निकेल, प्लैटिनम और प्लैटिनम में क्या होता है, निकेल, प्लैटिनम या प्लैटिनम में क्या होता है कि इनका जो सरफेस होता है उस सरफेस पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। उन गड्ढों में जब हाइड्रोजन
उस पे पास करा जाती है तो हाइड्रोजन उस गड्ढों में जो होती है वो उपस्थित रहती है, और यहाँ हाइड्रोजन एक्सेस मात्रा में हो जाती है, इसलिए हाइड्रोजन को आराम से दे सकते हैं। समझ गए ना? तो ये उत्प्रेरक होंगे, और उत्प्रेरक क्या करेंगे, ये पॉजिटिव कैटालिस्ट होंगे। पॉजिटिव कैटालिस्ट होंगे, अब क्रिया की गति को बढ़ा देंगे। इनके पास एक्सेस हाइड्रोजन होगी तो एक्सेस हाइड्रोजन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। समझ गए ना बात को? इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में आपको कोई भी एल्कीन या एल्काइन ले लेना है। जब भी आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो या तो एल्कीन की बात करते हैं या तो एल्काइन की बात करते हैं। तो मान लीजिए आपने एल्कीन ले लिया, एल्कीन चलिए 2 ही कार्बन का ले लिया, 2 कार्बन का एल्कीन ले लिया, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड आपका हो गया तो 2 वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, 2 वैलेंसी बाकी है, तो 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी, यही ना? दोनों हाइड्रोजन ऐसे कर दें, 2 हाइड्रोजन से 2 वैलेंसी यहां कंप्लीट हो जाएगी। इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी 2 बॉन्ड से कंप्लीट है, तो 2 वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होगी। ये 2 कार्बन है तो एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, इसका नाम होगा एथीन, यही ना होगा? एथीन इसका नाम है। अब हाइड्रोजन आप ऐड करो, हाइड्रोजन आप ऐड करो। हाइड्रोजन कहां से मिलेगी? मान लीजिए निकिल से मिल गई, निकिल के साथ आपने इसका करा दिया, निकिल उत्प्रेरक दिया, निकिल उत्प्रेरक में एक्सेस हाइड्रोजन थी, एक्सेस हाइड्रोजन निकिल ने इस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथीन को दे दी। अब क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन को पाएगा ये अपनी अनसैचुरेटेड पोजीशन को खत्म कर देगा, डबल बॉन्ड को चेंज करेगा और सिंगल बॉन्ड अपने फ्री कर देगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से इसकी पोजीशन थी इस हाइड्रोकार्बन की डबल बॉन्ड में, तो डबल बॉन्ड ये तोड़ देगा और अपने सिंगल बॉन्ड कार्बन मुक्त कर देगा, और 2 सिंगल बॉन्ड ये मुक्त करेगा तो दोनों सिंगल बॉन्ड पे ये हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, दोनों सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। तो कोई भी एल्कीन या एल्काइन हो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसके साथ हाइड्रोजन मिल रहा है तो वो पहला काम क्या करेगा, अपनी असंतृप्तता को कम करेगा। अगर एल्काइन ले लें, 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तीसरा बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड में वो चेंज होगा, फिर डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में वो चेंज हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हुई इसी को कहते हैं एडिशन रिएक्शंस, इसी अभिक्रिया को कहते हैं एडिशन रिएक्शन। अब इसके उदाहरण भी होते हैं, इसके यूज कहां आप यूज करते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, हटा दें बेटा। अब कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल बनाओ। मान लीजिए 3 कार्बन का आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया और यहां पर डबल बॉन्ड अटैच कर दिया। अब आप यहां पर हाइड्रोजन ऐड करो, पहले यहां पर 1 हाइड्रोजन ऐड होगा, यहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड होगा, इससे हाइड्रोजन अटैच कराओ, दूसरा उत्प्रेरक ले लो, प्लेटिनम ले लो। अब क्या होगा, जैसे ही हाइड्रोजन एक्सेस मिलेगी ये अपनी अनसैचुरेटेड पोजीशन को खत्म करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और सिंगल बॉन्ड अपने फ्री कर देगा कार्बन। तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, जैसे ही ये कार्बन फ्री करेगा, एक बॉन्ड यहां फ्री हो गया और एक बॉन्ड यहां फ्री हो गया, और जो दोनों हाइड्रोजन है ये दोनों बॉन्ड से अटैच्ड हो जाएंगी। तो ये संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गई। इसका क्या नाम था, प्रोपीन, और इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपीन चेंज हो गई प्रोपेन में। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होती है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, अब इसके यूज देख लेते हैं, इसके यूज देख लेते हैं। ठीक है, यूज में आपका क्वेश्चन आता है कि आप हाइड्रोकार्बन का यूज क्या करते हैं, कैसे रासायनिक
उपयोग क्या है एडिशन के, संकलन अपक्रिया के रासायनिक उपयोग क्या कर सकते हैं, इनके यूज करते हैं, केमिकल यूज हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन के। एडिशन रिएक्शन का जो कॉमन यूज होता है वो होता है कि वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं, वनस्पति तेल जो होते हैं, उनका एडिशन किया जाता है। हाइड्रोजन का जब वहां एडिशन किया जाता है, एडिशन किया जाता है, उसका हाइड्रोजनीकरण जब करते हैं तो वो वनस्पति घी में चेंज हो जाता है। तो इसका यूज जो होता है वनस्पति ऑयल, वनस्पति तेल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, इसके साथ जब हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, किसी के साथ भी कोई भी उत्प्रेरक ले लेंगे, निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम, तो ये वनस्पति घी में, वनस्पति घी में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ये हाइड्रोकार्बन होता है, एसिड होता है, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है इसकी भी, और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, ये भी एसिड होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए खाना बनाते समय हम लोग वनस्पति ऑयल यूज करते हैं, वनस्पति घी यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन यूज क्या होता है, वनस्पति तेल। क्या होता है वनस्पति तेल, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जनरली होता क्या है, एसिडिक इन प्रॉपर्टीज होता है, ये अम्लीय नेचर का होता है। इसका हाइड्रोजनीकरण करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन वनस्पति घी में चेंज हो जाएगा। अब वनस्पति घी जो होता है स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जबकि वनस्पति तेल जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इसलिए खाना बनाते समय हम लोग वनस्पति तेल का यूज करते हैं, वनस्पति घी का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन पढ़ ली। तो एडिशन रिएक्शन होता क्या है, एडिशन रिएक्शन में आपने कहा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाती है निकिल प्लेटिनम या प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जिसे आप संकलन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। निकिल प्लेटिनम या प्लेटिनम क्यों लिया जाता है, तो आपको बताया गया उसकी सरफेस पे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जहां हाइड्रोजन एक्सेस मात्रा में उपस्थित रहती है, तो हाइड्रोजन को आसानी से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्रोवाइड कर देती है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होता है संतृप्त बनने के लिए, तो वो अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है और तुरंत वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। ठीक है, अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, प्रतिस्थापन अपक्रिया पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब देखो, जब हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था तो हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने आराम से वहां समझा था कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा वही सब्स्टिट्यूशन देगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। उसका पहला काम क्या होगा, ध्यान से समझना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला काम होगा संतृप्त बनना, तो वो एडिशन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो एडिशन के प्रति ज्यादा रिएक्टिव होता है। पहली प्राथमिकता उसकी होती है संतृप्त बनना। तो जो अनसेचुरेटेड असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्रतिस्थापन अपक्रिया नहीं देते हैं। वो कौन सी अपक्रिया देते हैं, जनरली एडिशन रिएक्शन देते हैं, संकलन अपक्रिया। क्यों,
क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं संतृप्त बनने की तरफ। और संतृप्त कब बनते हैं, किस रिएक्शन से, एडिशन रिएक्शन से। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन देगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन लो रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, तो ये रैपिड रिएक्शन होती है, बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है और इसमें कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है, कुछ ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और ये ऊष्मा हमको मिलती कैसे, क्लोरीन के लिए हम लोग बात करेंगे। ये ऊष्मा हमें सूर्य के प्रकाश से मिलेगी। ऊष्मा की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन रैपिड रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ, जिससे हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है और उसकी जगह पर क्लोरीन ऐड हो जाता है, जिसे कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखें होगा क्या। यहां पर आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहेगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रहेगा और इसमें आप क्लोरीन ऐड करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। यह अगर हम लिख दें तो आप प्रकाश समझ जाइएगा। प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट है ना, सूर्य का प्रकाश सनलाइट है, सनलाइट। अब क्या होगा, ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा, क्लोरीन इस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड हो जाएगी। तो यहां पर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा क्लोरीन को ऐड कर लेगा, है ना, क्लोरोहाइड्रोकार्बन ये दे देगा। तो ये जो मिलेगा हमको वो क्लोरोहाइड्रोकार्बन मिलेंगे, क्लोरोहाइड्रोकार्बन मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। ये मेन प्रोडक्ट क्लोरोहाइड्रोकार्बन रहेगा और यहां जो एक और प्रोडक्ट बनेगा वो HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो मेन सब्सटेंस जो बनेगा, मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्लोरोहाइड्रोजन बनेगा, है ना, और क्लोरोहाइड्रोकार्बन, सॉरी हाँ, क्लोरोहाइड्रोकार्बन बनेगा। और जो साइड सब्सटेंस रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट रहेगा वो HCl रहेगा। ठीक, तो इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन रैपिड होगी, तीव्र अभिक्रिया होगी, ये रैपिड रिएक्शन होती है भाई, ये रैपिड रिएक्शन होती है, ये तीव्र अभिक्रिया होती है, तेजी से होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है ये। ठीक है, अब इसमें सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एग्जाम्पल में जो लिया जाता है वो मेथेन लेते हैं। मेथेन, मेथेन होता है CH4, इसके साथ हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं और लाइट के साथ, लाइट के साथ, है ना, लाइट के साथ सनलाइट में क्लोरीन ऐड करते हैं मेथेन में। तो एक एक हाइड्रोजन हमारी हटती है, एक एक हाइड्रोजन हमारी हटती है। तो एक हाइड्रोजन हटेगी, उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा और जो हाइड्रोजन यहां से हटी है वो जाके एक क्लोरीन से मिल जाएगी। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हटेगी तो 3 हाइड्रोजन बचेगी और एक क्लोरीन आ गया और एक क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन जाके ऐड हो गया। तो मेन प्रोडक्ट क्या रहा, क्लोरोमेथेन, और साइड प्रोडक्ट क्या रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आपका मेथेन हुआ, मेथेन, इसको जानते हैं ये क्लोरीन, ये आपका क्लोरोमेथेन रहा, क्लोरोमेथेन रहा। ठीक है, अब देखो यहां पर कंडीशन अप्लाई होती है, इस अभिक्रिया में कंडीशन अप्लाई होती है। कंडीशन ये अप्लाई होती है कि क्लोरीन की मात्रा कितनी है। क्लोरीन अगर एक्सेस मात्रा में है तो ये अभिक्रिया यही नहीं रुकती है। अगर क्लोरीन एक्सेस मात्रा में है तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करती रहेगी, हाइड्रोजन के हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करती रहेगी। अगर क्लोरीन एक्सेस मात्रा में नहीं है तो जितनी मात्रा में है उतना हाइड्रोजन वो रिप्लेस कर देगी। जैसे यहां मान लीजिए कि क्लोरीन एक्सेस मात्रा में नहीं थी तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो
उसने अभिक्रिया बंद कर दी। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ही अभिक्रिया अगर बंद हो गई, इसका मतलब क्लोरीन की पर्याप्त मात्रा नहीं थी। अब क्लोरीन अगर और ज्यादा एक्सेस मात्रा में होती तो फिर इस अभिक्रिया को चलाए रखती। ये हाइड्रोजन तब तक रिप्लेस करती जब तक हाइड्रोकार्बन में उसे हाइड्रोजन मिलती है। तो इसकी दोनों कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। हटाएं भाई। अब यहां पर देखें दोनों कंडीशन में कि मेथेन है आपका H H H और H, मेथेन है ये मेथेन। दो कंडीशन है इसकी, ठीक, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में भी हमने क्लोरीन को इसके साथ कराया, तो पहली कंडीशन तो आप देख ही चुके हैं, लेस मात्रा में क्लोरीन रही होगी, ठीक है। तो क्लोरीन रही, क्लोरीन को आपने इसके साथ ऐड कराया, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। यहां कंफ्यूजन होगा, अच्छा पूरी रिएक्शन बना देते हैं, ठीक, हटा के पूरी रिएक्शन बना देता हूं। पूरी रिएक्शन बनाता हूं कि आपका मेथेन है और क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, तो जब आप प्रकाश की उपस्थिति में आप इसको कराएंगे तो एक हाइड्रोजन ये हटाएगी, एक हाइड्रोजन हटाएगी, उसकी जगह पे खुद आ जाएगी। तो एक हाइड्रोजन इसने हटाया और उसकी जगह पे खुद आ गई, और जो हाइड्रोजन हटा वो बची हुई क्लोरीन के साथ क्रिया कर गया, तो HCl बन गया। ये हो गया आपका क्लोरोमेथेन, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये था आपका मेथेन। यही ना हुआ, ठीक। केस फर्स्ट, पहला केस, ये एक्सेस में नहीं है। अब अगर यही क्लोरीन एक्सेस में रहती, एक्सेस में रहती तो ये क्लोरीन पहले एक हाइड्रोजन हटाती, CH3Cl, फिर HCl बनाती, फिर CH3Cl में फिर हाइड्रोजन को ये हटाती, CH3Cl। अभी एक्सेस क्लोरीन है, अभी खत्म नहीं हुई पूरी क्लोरीन, फिर प्रकाश है ही, प्रकाश सनलाइट है, फिर एक हाइड्रोजन को हटाती तो दो हाइड्रोजन हट जाते, दो क्लोरीन जुड़ जाती, HCl बनता। फिर अभी भी क्लोरीन मान लीजिए एक्सेस पोजीशन में है, तो अभी फिर वो हाइड्रोजन को हटाएगी। अब की बार 3 हाइड्रोजन हट चुके, अभी एक हाइड्रोजन बचा है, क्लोरीन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं है, तो इस हाइड्रोजन को भी क्लोरीन हटा देगी और बनाएगी CCl4 प्लस HCl। तो जब क्लोरीन एक्सेस मात्रा में रहेगी तो ये 4 स्टेप में अपक्रिया आपकी होगी, मतलब तब तक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करती रहेगी जब तक कि सारी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाती हैं। तो यहां पर ये देखो, ये जो CHCl3 है इसे आप क्लोरोफार्म बोलते हो, और जो CCl4 है इसे बोलते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां देखो CHCl3 जो है आपका, ये क्लोरोफार्म है, और CCl4 जो है इसे आप बोलते हो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोफार्म जो है ये अचेतक गैस है, आप सुंघाते हो तो आपको बेहोशी आ जाती है, ये निश्चेत कर देती है, सेंसलेस कर देती है किसी भी को। और कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक यूज जान लीजिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमक है, मतलब ये आग को बुझाने के काम में भी आता है। कभी कभी आपको से पूछ लिया जाता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है कि अगर प्रयोगशाला में आग लग गई, प्रयोगशाला में आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, आग लग गई,
तो फिर आप कौन सा सब्सटेंस यूज करोगे, कौन सा सब्सटेंस उस आग को बुझाने के लिए यूज करोगे। तो उसमें अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का ऑप्शन है तो आप बता देंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हम यूज कर देंगे आग को बुझाने के लिए। पानी दिया रहेगा तो पानी मत यूज कीजिएगा, पानी से हो सकता है आग बढ़ जाए। अगर पोटेशियम सोडियम जला रहे हैं तो पानी से और वो आग फैल जाएगी। तो आप किसको यूज करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसकी मैकेनिज्म हम नहीं जाना चाहते, मैकेनिज्म की बात हम लोग इसके बाद करेंगे। अभी आप का चैप्टर हम लोग का खत्म होगा तो फिर ढेर सारी बातें हम मैकेनिज्म की शुरू करने वाले हैं, और सी चीजें शुरू करने वाले हैं कि जो रिएक्शंस हमारी हैं वो रिएक्शंस किस तरह से चेंज होती हैं। तो यहां पर आपने ये देख लिया कि जब क्लोरीन एक्सेस मात्रा में नहीं रही तो एक ही हाइड्रोजन को हटा के वो संतुष्ट हो गई, लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस मात्रा में है तो ये तब तक हाइड्रोजन को हटाती रहेगी जब तक कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि मेथेन से आप क्लोरोफॉर्म किस तरह से प्राप्त करेंगे ना। क्वेश्चन ये बनता है कि मेथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे मिलता है। तो ये बात आपको, ये रिएक्शन आपको बतानी पड़ेगी। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि जब भी मेथेन के साथ क्लोरीन एक्सेस मात्रा में क्रिया करती है सनलाइट में, तो पहले जब हटाती है तो क्लोरोमेथेन, दोबारा जब हटाती है तो डाइक्लोरोमेथेन, तीसरा हाइड्रोजन हटाती है तो ट्राइक्लोरोमेथेन, और चौथा हाइड्रोजन हटाती है तो टेट्राक्लोरोमेथेन होता है। तो जो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है, इसी ट्राइक्लोरोमेथेन को ही हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। और टेट्राक्लोरोमेथेन क्या होता है, ये अग्निशमक के रूप में काम आता है, आग को बुझाने के लिए काम आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एडिशन रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लिए। अब छोटे जो क्वेश्चंस जो आते हैं हमारे रिएक्शंस पे वो देखें। अब क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जैसे कोई आपने बर्तन रखा, खाना बनाते समय उसमें कालिख रख गई, इसकी बात हम लोगों ने पहले कर ली थी। अब ये क्वेश्चन मान लीजिए है आपके पास, क्वेश्चन में 4 हाइड्रोकार्बन्स आपको दिए गए हैं। पहला हाइड्रोकार्बन है आपका C2H6, दूसरा हाइड्रोकार्बन है आपका C2H2, तीसरा हाइड्रोकार्बन है आपका C3H8 और चौथा हाइड्रोकार्बन है C3H6। में से यहां हाइड्रोकार्बन लिखा रहेगा, हाइड्रोकार्बन में से कौन से संकलन अभिक्रिया देंगे, संकलन अभिक्रिया देंगे। ये 4 हाइड्रोकार्बन आपके हैं। इन 4 हाइड्रोकार्बन्स में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से हाइड्रोकार्बन ऐसे होंगे जो संकलन अभिक्रिया देंगे। तो संकलन या एडिशन रिएक्शंस दे रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शंस के लिए तो आप समझ रहे हैं ना, एडिशन रिएक्शंस कौन हाइड्रोकार्बन देता है, जो असंतृप्त होता है। एडिशन रिएक्शन कौन देता है, इन्होंने कहा कौन से संकलन अभिक्रिया देंगे। तो इसका जब सॉल्यूशन आप करने लगिएगा तो एडिशन रिएक्शन, ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि एडिशन रिएक्शन कौन देता है। एडिशन रिएक्शन कौन देगा, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया देते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन कौन होते हैं, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। तो इन चारों में से हम लोग देख लेंगे कि जो एल्कीन एल्काइन होंगे वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, वही एडिशन रिएक्शन देंगे या संकलन अभिक्रिया देंगे। अब आपका जनरल फार्मूला था CnH2n+2, ये एल्केन था। CnH2n ये एल्कीन था और CnH2n-2 ये आपका एल्काइन था। यही न थे भाई। तो
तो इसमें ये दोनों कंडीशन जिसमें होती है वही आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, वही एडिशन रिएक्शन देंगे। तो देखो ये एल्काइन हो जाएगा इस तरह की कंडीशन वाला CnH2n-2 और ये आपका एल्कीन हो जाएगा। तो यही दो हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो संकलन अभिक्रिया देंगे। इसी क्वेश्चन को उलट सकता था, कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एल्केन आप खोजते, तो एल्केन की कंडीशन कौन कौन हो जाती है, C2H6 और C3H8। तो इस तरह से हम लोगों ने आज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर ली। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के यूज क्या होते हैं, आपके बेसिक्स पे हम लोगों ने सारी बातें कर ली। अब आगे हम लोग बात करेंगे एल्कोहल की। एल्कोहल में हम लोगों को एथेनॉल पढ़ना है, फिर हम लोगों को एसिड पढ़ना है, एक एसिड के बाद हम लोगों को साबुन और साबुनीकरण पढ़ना है, सॉप पढ़ने हैं। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर हो जाएगा। लास्ट चैप्टर में हम लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।